हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो हम चैप्टर नंबर 6 में आ, आगे कंटिन्यूस करते हैं एमईडी के। ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है भंडार लेजर। ठीक है। क्या है? भंडार लेजर। भंडार लेजर। तो भंडार लेजर, ठीक है, यानी कि हमने ये समझा कि स्टोर मैनेजमेंट सामान का आवागमन करता है। ठीक है। यानी कि स्टोर जो होता है वो इन्वेंट्री को लेता है और जिसको देना रहता है देता है। ठीक है। डायरेक्ट जहाँ पे कोई प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे मटेरियल को नहीं पहुँचाया जा सकता है किसी न किसी मीडिएटर के माध्यम से, ताकि समुचित उपयोग हो सके रिसोर्सेज का। ठीक है। तो स्टोर, ये जो लेजर है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेजर, ठीक है, ओ एल ई, लेजर ओ, ये वाला ना लिख दीजिएगा एग्जाम में। तो आप कोशिश करिएगा ये वाला स्पेलिंग लिखिएगा। और जब आप लिखते हैं ना तो कम से कम हेडिंग जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा करिए। ठीक है। उससे क्या होगा, पेज आपका बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है कि एग्जामिनर भी बड़ा प्रभावित होगा। ठीक है। तो खैर ये हो गया। तो यानी कि स्टोर में एक बुक होती है, स्टोर में एक बुक होती है ऐसे, समझ में आया? लो भाई इसको, ये बुक है। ठीक है। समझ में आया? पेज 1, पेज 2। ठीक है। इस पे कुछ चीजें बनी होंगी, इस पे कुछ चीजें बनी होंगी। हाँ, ठीक है। इसी तरीके से इधर है, कुछ चीजें ऐसे बनी होंगी। ठीक है। समझ में आया? पेज 1 पेज 2 हमने बना दिया। तो ये एक तरीके से एक बुक है, यानी लेजर का जो नाम है एक तरीके से बुक है। ये बुक में एंट्री होती है कि कौन सा सामान किस डिपार्टमेंट को। दूसरे नजरिए से समझिए, ये मान लीजिए आपका संस्थान है। क्या है? आपका संस्थान है जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं। और ये मान लीजिए यहाँ पे मेन गेट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके संस्थान के लिए क्या क्या सामान आएगा? कॉपी आएगी, पेन आएगा, स्टेशनरी आएगी। ठीक है। रॉ मटेरियल आएगा वर्कशॉप के लिए। ठीक है। वेल्डिंग रॉड आएगा। ठीक है। कुर्सियाँ आएंगी, टेबल आएगा, बेंच आएगा, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सब सामान आएगा। ये सब सामान मान लीजिए किसी गाड़ी के माध्यम से आया, ये गाड़ी के माध्यम से, ठीक है, ये आया। ठीक है। अब ये यहाँ पे एक बड़ा डिपार्टमेंट है। ठीक है। स्टोर, मान लीजिए ये XYZ आपका संस्थान का नाम है। ये स्टोर जो है, ठीक है, एक काम करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका संस्थान है, तो हमने बता दिया। तो यहाँ पे क्या, ये सब चीजें कोई ना कोई रिसीव करेगा। ठीक है। कोई ना कोई स्टाफ जो है रिसीव करेगा, और रिसीव करके वो उसका पोजीशन बनाएगा कि कहाँ क्या सामान रखना है। ठीक है। कहाँ क्या सामान रखना है, यानी कि एलोकेट करेगा। ठीक है। यानी कि उसको स्थान देगा। ठीक है। समझ में आया? तो अब मान लीजिए आपके संस्थान में कई डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट मान ले क्या ले लेते हैं, सिविल ले लेते हैं, सिविल ले लें। दूसरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं। ठीक है। तीसरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल ले लेते हैं। चौथा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं। ठीक है। फिर केमिकल ले लेते हैं। ठीक है। फिर जो भी है, मतलब इस तरीके से डिपार्टमेंट है। ठीक है। डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब मैकेनिकल में सभी ब्रांच हो गए, प्रोडक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कैड हो गया, रेसी हो गया, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। तो
हो गई। अब अपने डिपार्टमेंट में जो जरूरत है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेल्डिंग रॉड आया है, ठीक है, एक अन्य डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कर देते हैं, ठीक है, एक अन्य डिपार्टमेंट मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव में सब आ जाएगा, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव में सब आएगा। मान लीजिए वेल्डिंग रॉड आया हुआ है, तो वेल्डिंग रॉड कौन लेगा? मैकेनिकल वाला लेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कुर्सी बेंच और ये सब ले ले, ठीक है। तो खैर ये तो कहने का मतलब ये है, एक इसके पास बुक होगा इस तरीके से और सबके पास इस तरीके से बुक होगी, ठीक है। ये सामान का लेन देन करेंगे, इससे बड़े डिपार्टमेंट से सामान का लेन देन, ठीक है। जो जिस डिपार्टमेंट के लिए जो जरूरत है वो इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो भी सामान इन्होंने लिया है उसको उस डायरी में यानी उस किताब में नोट करेंगे। अगर ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, अगर ज़्यादा ले लिया है तो भी जो है वो उसमें नोट करेंगे, ठीक है। अगर उसको मतलब लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न वाला यहाँ काला है। तो ये एक तरीके से किताब है जो स्टोर का होता है, उसमें पूरी लेखा जोखा होगा, कितना सामान लेना है, कितना सामान देना है, कैसे कैसे क्या है, ठीक है। चलिए, तो खैर हम क्या बता रहे थे, हाँ यही है ना, स्टोर लेजर एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है जिसका उपयोग किसी स्टोर में इन्वेंट्री का विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। यह सामान की मात्रा, मूल्य और स्टोर के भीतर उनके मूवमेंट को ट्रैक करने में मदद करता है, जिससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये क्या है स्टोर लेजर का उद्देश्य? अरे जो काम है वही तो उद्देश्य है, ठीक है। यानी स्टोर लेजर बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य सभी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे मटेरियल से है, ठीक है। अब मटेरियल में कौन कौन सी चीजें हैं? रॉ मटेरियल है, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, यही सब चीजें हमने बताया था, ठीक है। 5 चीजें बताई थी, उसको देखिएगा आप लोग। तो यानी कि लेन देन का सटीक रिकॉर्ड रखता है जिसमें खरीद और निर्गमन और रिटर्न समायोजन होता है। ध्यान देखिए 4 वर्ड जो है यही यही होता है उसमें, खरीद, निर्गमन और समायोजन शामिल। यह स्टॉक की कमी या ओवर स्टॉक को रोकने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि जो बफर है ना, हम स्टोर में एक बफर स्टॉक रखते हैं। बफर स्टॉक का मतलब जरूरत पड़ने पर हम उसमें से खर्च करेंगे। जैसे होता नहीं है आपको पैसा मिलता है जेब खर्च के लिए, तो कुछ पैसे आप और बचा के रखते हैं, ठीक है, बहुत जरूरत पड़ने पर उससे निकालते हैं। तो ऐसे ही है कि मतलब वो बफर स्टॉक बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम भी ना हो, ठीक है। तो इसको मैनेज करता है लेजर। चलिए, क्या क्या घटक होती है लेजर में, क्या क्या चीजें होती है हमने बताया ना बुक में कि तारीख होती है, विवरण होता है, विवरण का मतलब क्या चीज है वो, ठीक है, कौन सा आइटम है वो, मात्रा होता है, ठीक है, कितनी कितनी संख्या होती है, दर, वो उसकी कीमत पर यूनिट कितनी होती है, मूल्य टोटल कितना हो गया, शेष, ऐसे समझिए। ये तारीख हो गया। मान लीजिए आप जो है गए आलू लेने, ठीक है, मार्केट में, तो किस तारीख को लिया ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। किस तारीख को आपने सामान खरीदा ये तारीख आपने नोट किया। विवरण में क्या लिया? आलू आपने लिया। मात्रा कितना लिया? ठीक है, 5 किलो लिया, ठीक है। दर पर किलो हिसाब से 10 रुपये है, ठीक है। मूल्य यानी कि 10 × 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझ में? शेष, शेष का मतलब ये है कि अपने पास पहले से 1 किलो रखा है, वो भी उसमें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें? लेजर में समावेश होती हैं। नेक्स्ट है लेजर में क्या चीज का लेन देन का विवरण होता है। लेजर में किस चीज का लेन देन का विवरण होता है? पहला तो खरीदारी होती है। खरीदारी का मतलब ये हो गया कि आपने पैसा दिया और
आप जो है उस सामान को ले लिए हैं, आप अपना इस्तेमाल करिए, ठीक है। अगर उस सामान में अगर कुछ मात्रा बच जाता है तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सामान दोबारा रख ले, ठीक है। समझ में आए? निर्गमन, निर्गमन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वेल्डिंग राड, जो हमने ये उदाहरण नहीं बताया था यहाँ पे, यही है बिग स्टोर है, तो ये मान लीजिए छोटा स्टोर मैकेनिकल वाला है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, ये मैकेनिकल वाला है। तो वेल्डिंग राड मान ले हर महीने 150 जाता था। किसी महीने इन्होंने डिमांड कर दिया कि ये 150 हो, तो बड़े वाले स्टोर को लगेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। जब तो वो मैकेनिकल वाला बोल रहा है कि इस बार जो है वेल्डिंग का काम ज़्यादा है, तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं। तो बड़ा वाला स्टोर जो कहता है कि ठीक है आप ले जाइए 150, तो फिर मैकेनिकल वालों को ये पता चला कि लास्ट मंथ जाते जाते उसके पास वाकई में 50 एक्स्ट्रा बच गए, काम उतना आया ही नहीं। जब काम उतना आया ही नहीं तो वो उसको रिटर्न करेगा, यानी कि सामान का एक तरीके से क्या हुआ, निर्गमन हुआ। हाँ ठीक है, ये तो हमने बता दिया, निर्गमन हुआ। वहां पैसे से नहीं लेन देन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट रिटर्न बताई दिया, 50 रिटर्न करना है। समायोजन का मतलब ये हो गया, मान लीजिए 100 150 ले गया था, 50 उसको वापस कर दिया, ठीक है। और मान लीजिए 10 ऐसे वेल्डिंग राड है जो टूटे हैं, टेढ़े हैं, जो काम लायक है ही नहीं, तो उनको ले गया बड़े स्टोर में और वहाँ पे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो क्या किया, बड़ा वाला स्टोर उस 10 को रख लिया, ठीक है, उस 10 को रख लिया और उसको कहाँ रखेगा, जहाँ पे स्क्रैप रखा गया है, ठीक है, या फिर वहाँ पे रखा गया है जहाँ वारंटी का है। मान लीजिए वेल्डिंग राड वो बड़ा वाला स्टोर कहीं से खरीदा होगा ना, जब कहीं से खरीदा होगा वो वारंटी में होगा ना, तो वारंटी में होगा तो वो 10 रखे रहेगा ताकि जहाँ से खरीदा है उसको वापस कर सके कि भाई साहब आपके यहाँ से 10 ऐसे आए हुए हैं, तो आप इसके बदले हमें 10 नए दे दीजिए, ठीक है, या फिर उसका जो भी पैसा है कम कर लीजिए, ठीक है। या फिर आपकी सहमति रही होगी कि 10% स्क्रैप निकलेगा, तो वो जब बता दिया होगा पहले से कि 10% स्क्रैप निकलेगा, तो आप इस बात पे सहमत होइए तो साइन कर दीजिए। तो आप उसको क्या करेंगे, आप अपने यहाँ पे उसको कबाड़ में यानी कि स्क्रैप में डाल देंगे, वारंटी वाले में नहीं डालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 100 ले गया था, 50 का 50 स्क्रैप निकल गया, तब तो दिक्कत है, ठीक है। तो 50% पे तो आपने साइन नहीं किया था, आपने किस पे साइन किया था, 10% पे, ठीक है। तो खैर अगर मान लीजिए स्क्रैप निकल गया तो वो जो है बड़ा वाला स्टोर 10 दूसरा दे देगा, इसका मतलब ये हो जाएगा समायोजन, ठीक है। चलिए स्टोर लेजर कैसे बनाए, कैसे बनाए मतलब बनाए रखें, ठीक है। अरे भाई आप लेन देन का तुरंत रिकॉर्ड करिए, किस तारीख में ये मटेरियल गया हुआ है, किस तारीख में कितनी मात्रा गया है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, तुरंत रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। मतलब उसको टालिए मत कि कल रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो भूल चूक से वो छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उचित दस्तावेजीकरण का उपयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर सपोज दैट आप जो है उसको हाथ पे लिख लिए कि अभी चलेंगे लिख लेंगे, तो अगर मान लीजिए भूल गए तो आप अपने जेब में पेज रखेंगे तो उस पेज पे नोट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बैलेंस को नियमित रूप से अपडेट करें। बैलेंस को नियमित रूप से अपडेट करने का मतलब जाके उसको तुरंत, अगर मान लीजिए आपने हाथ पे भी लिखा है तो जाके तुरंत उसको अपडेट करिए। नेक्स्ट भौतिक स्टॉक से मेल करें। भौतिक स्टॉक से मेल करने का मतलब ये हो गया कि जा करके आप जहाँ से जो सामान दिया गया है डिपार्टमेंट को, ठीक है, उसको मेल कराइए कि क्या वाकई में यार मेरे पास 50 आइटम था और 30 आइटम इस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ले गया,
तो हमारे पास जो है 20 बचना चाहिए, तो गिनिए वहाँ पे, हाँ इतना है। या फिर अगर मात्रा में 50 किलो था, 30 किलो ले गया, तो उसको तौलिए, देखिए वाकई में है कि नहीं, भौतिक रूप से उसकी, ठीक है, विनियमित रूप से एडिट करें, नियमित रूप से एडिट करें, ठीक है। यानी कि आप एक इंटरवल बना लीजिए पर डे कि लास्ट में, जैसे मान लीजिए आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है, 8वें घंटे में आप उसको एक बार फिर मिला लीजिए अपना लेज़र बुक से और सामान के आइटम से एक बार में। या फिर ऐसा लगे कि ना कि आपका स्टोर बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें काम बहुत ज़्यादा है, तो आप 2 दिन बाद कर लीजिए, 3 दिन बाद कर लीजिए, 4 दिन बाद कर लीजिए। या फिर ऐसा देखिए कि किसी दिन, भाई 6 दिन होता है, मान लीजिए एक दिन रेस्ट का है, तो 6 दिन में आप सर्वे करेंगे कि किसी एक दिन, ज़्यादातर मंडे को या ट्यूसडे को या किसी दिन, अगर वो वहाँ पे सामान का आवागमन कम हो रहा है, तो उस दिन आप ऑडिटिंग का कर लीजिए, ठीक है, उसको उस दिन जो है ऑडिट करिए, ठीक है। आप अकेले हैं या फिर आपके साथ और भी कर्मचारी हैं, तो उनको ले करके पूरा एक बार ऑडिट कर लीजिए, साफ सफाई करा लीजिए, इस तरीके से ये मेंटेन रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है सामान्य गलतियां जिनसे बचे, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड बना रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां भी हो सकती, जैसे विलंबित प्रविष्टियां। विलंबित प्रविष्टियां का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा रिकॉर्ड था, आपको लिखना था, आपने लिखा नहीं, तो गलती हो गई, गलत डेटा। अब होता है कभी कभी, देखिए जब भी आप लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए 5 है तो इसके आगे पाई डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं इसे, सोचा, मान लीजिए 5 लिखा है और आपका कोई साथी जो है आपके साथ छेड़खानी करना चाहे, मजाक करना चाहिए, आपकी दुश्मनी निकालना चाहे, तो इसके आगे क्या लिख देगा, 0। तो स्टोर में जो संख्या है उसके आगे एक पाई खींच देना चाहिए, ठीक है। चलिए ये बात हो गई, ये तो दूसरे के द्वारा जानबूझ करके। आप अपने के द्वारा, आप 5 हैं, अब मान लीजिए किसी ने 4 बनाया ऐसे, ठीक है, अब इसको खिंचा गया, ऐसे हो गया। अब देखो हो क्या रहा है, हम कह रहे 4 है और कोई कह रहा नहीं 9 है, ठीक, गलत चीज को उसमें इंटरप्रेट ना करिए। दूसरा, वहां भी क्वांटिटी जानते हैं क्या होता है, अंक में भी लिखा रहता है, अंक में प्लस शब्दों में, जब दोनों में रहेगा तो विसंगतियां कम होगी, यानी गलत डेटा का प्रवेश नहीं हो पाएगा। समायोजन की उपेक्षा, ठीक है, समायोजन की उपेक्षा यानी कि ये हम मान के चलें कि कुछ ना कुछ सामान खराब निकलेगा, आइडियल कंडीशन में तो खराब नहीं निकलना चाहिए लेकिन निकलेगा, तो यानी कि ये भी एक तरीके से गलती हो सकती है। अब मान लिए हैं कि 10, जैसा कि अभी उदाहरण हमने लिया था कि 10 वेल्डिंग राड जो है खराब निकलेगा, तो 10 वेल्डिंग राड खराब निकला, पता चला अचानक जो है 50 निकल गए हैं, तो ये सब थोड़ा सा ऑडिट की अनदेखी। जब उस टाइम ऑडिट कर रहे हैं, हमने बताया ना कि किसी एक दिन, हाँ आप मान लीजिए थर्सडे को, हाँ बीफवार को, गुरुवार को आप जो ऑडिट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा मन से करिए, ठीक है, मन से करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया। अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए स्टोर का लेजर का क्या लाभ है, भाई अगर लेजर आपका बढ़िया मेंटेन है तो इसका कोई लाभ है ना, तो सटीक इन्वेंट्री प्रबंधन सबसे बढ़िया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होगा, यानी स्टोर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, वित्तीय पारदर्शिता होगी, सबसे बड़ा बड़ा जो घोटाला होता है वो घोटाला नहीं हो पाएगा, तो वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है कुशल संचालन, मतलब सामान का आवागमन जो है अच्छा होगा, यानी कि जो भी इन्वेंट्री थी, जिस स्टाफ को देना था, जिस डिपार्टमेंट को देना था,
वो टाइम टू टाइम पहुंच रहा है और वहां से अगर बचा हुआ मटेरियल है तो टाइम टू टाइम आ रहा है। ये एक किताब के माध्यम से पता चल। नेक्स्ट है लागत नियंत्रण। यानी कि जो भी सामान पहुंचाने में डिपार्टमेंट या फिर शॉप को, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो पहुंचाने में टाइम लगेगा या फिर जो पहुंचाएगा वो आपका मैनेज रहेगा, यानी कम से कम उसकी कास्ट लगेगी। ठीक है, चलिए सामग्री निर्गमन प्रक्रिया, मटेरियल इशू प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, हेलो, तो यहाँ पे हम सामग्री जो है निर्गमन प्रक्रिया यानी मटेरियल इशू प्रोसेस। मटेरियल इशू प्रोसेस का मतलब ये है कि अभी जब थोड़ी देर पहले हमने संस्थान का उदाहरण लिया था, ये संस्थान रहा ना, ये संस्थान है। सिविल वाला यहाँ से जाएगा तो सामान लेगा। सिविल वाला क्या लेगा सामान, भाई सिविल वाले बताएंगे। ठीक है, छड़ लेगा, सीमेंट लेगा, ठीक है, ईंट लेगा, बालू लेगा, मोरंग लेगा, यही सब लेगा यहाँ से। ठीक है, तो खैर यहाँ से वो सामान लेगा तो ऐसे थोड़ी जाएगा कि कहेगा भैया 2 किलो दे दो। नहीं, उसका एक प्रॉपर पेज बनेगा। ठीक है, उसका पेज बनेगा, उस पर लिखित होगी, तो यानी उसको आप कैसे इशू कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? इशू कैसे कर रहे हो, इस ये जो अब इसी तरह की इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल वाला है, तो इशू करने के क्या क्या तरीके हैं वो अभी यहाँ पे हम बताए। ये रहा, ठीक है, मटेरियल इशू। तो सामग्री जारी करने के लिए प्रक्रियाओं के इन्वेंट्री प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्यों यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री सही समय पर सही व्यक्ति या विभाग को प्रदान की जा रही। अब पता चला वेल्डिंग राड जो है सिविल वालों के दे दिया जा रहा है, नहीं, गलत है। ठीक है, यानी गलत इशू भी ना हो। ठीक है, इस गाइड में सामग्री जारी करने के चरणों, आवश्यक दस्तावेज और इसमें शामिल कर्मियों की भूमिका और जिम्मेदारियों का विवरण दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए, वही उदाहरण हम ले रहे हैं सिविल का ही। मान लीजिए 5 किलो सीमेंट चाहिए। ठीक है, तो पहला ये हो गया कि वो स्टोर देखेगा क्या, तो आपका डिपार्टमेंट सीमेंट प्रयोग करता है तो हाँ सिविल ठीक है। दूसरा ये देखेगा कि आपके पास जो सीमेंट लेने के लिए जो पेपर होता है क्या वो है, तो कहेगा हाँ है, चलिए ठीक है। और इसमें शामिल कर्मियों, ठीक है, कर्मी, ये इसका मतलब ये हुआ कि मान ली 5 किलो ले जाना है। ठीक है, तो वो कौन आदमी खुद आएगा, खुद उठा के ले जाएगा, या फिर ठेले से लेके आएगा, या फिर किससे लेके आएगा। ठीक है, यानी कि जो आदमी है वो भी सिविल वाला ही होना चाहिए। तो ये सब पूरा चीजें लिखी रहेंगी तब आपका इशू होगा। ठीक है, स्टेप इन मटेरियल इशू प्रोसेस। मटेरियल इशू कैसे किया जाए, पहले तो उसको रिक्वेस्ट करोगे भैया 5 किलो चाहिए। ठीक है, यानी अनुरोध की शुरुआत करेंगे। दूसरा अनुरोध की स्वीकृति। अच्छा, उसको कहे भैया हमको 5 किलो सीमेंट चाहिए, तो वो कह रहा अच्छा ठीक है, तो यानी स्वीकृति हो गई। फिर अब ये तो कह दिया, ठीक है, और उसने सुन लिया। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री का सत्यापन। वो पहले देखेगा बड़ा वाला स्टोर कि यार हमारे स्टोर में 5 किलो है कि नहीं है। चलिए, उसने सत्यापन भी कर लिया है, 10 किलो है। ठीक है, तो 5 किलो। नेक्स्ट, सामग्री जारी करने के दस्तावेज की तैयारी। चलिए, अब लेजर बुक की बात आ गई। किसकी आ गई, लेजर बुक की बात आ रही। नेक्स्ट, सामग्री जारी करना, किस कितने टाइम पे, और ये आप यहां से लेके जाइए। रिकॉर्ड अपडेट, कितने टाइम पे गया वो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस है मटेरियल इश्यूज का। ठीक है, नेक्स्ट है भूमिका और जिम्मेदारी। किसका, इसका भाई भाई इसमें क्या, अनुरोध करने वाला विभाग। अब कभी कभी ये होता है ना, आप स्टोर गए तो अब स्टोर के साहब ने बोला नहीं हम नहीं देंगे, तो आप कहाँ जाओगे, उस संस्थान के मुखिया के पास जाओगे। ठीक है, जैसे हमने बताया ना शुरुआत में कि ये आपका ये संस्थान है, यहाँ बड़ा स्टोर है,
और ये सब छोटे छोटे स्टोर हैं। तो मान लीजिए ये स्टोर की जरूरत थी और ये गया, मिला नहीं तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रिंसिपल के पास, कि हमको नहीं मिल रहा है। तो प्रिंसिपल साहब एक पर्ची बना के देंगे कि इनको ये चीज देना चाहिए, यानी कि अनुरोध करने वाला विभाग, ठीक है। अब अनुरोध करने वाला विभाग कौन सा हो गया, प्रिंसिपल साहब हो गए। अनुमोदन का प्राधिकरण भी हो गया, उन्होंने अनुमोदन दे दिया, ठीक है। इन्वेंट्री प्रबंधक उसी में ही समावेश है, ठीक है। जारी करने वाला कर्मी, ठीक, फिर प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो ये सब उसके हिस्से हैं। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, दस्तावेजीकरण। लेन देन जो भी चीज है, लेजर में जो भी चीज लिखा गया है वही एक तरीके से दस्तावेजीकरण। बेस्ट प्रैक्टिस, सर्वोत्तम प्रथाएं, नियमित इन्वेंट्री अपडेट, ठीक है, ऑडिट करें, स्पष्ट संचार, प्रशिक्षण, ये सब चीज का ये प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो जाके प्रशिक्षण ले, रिकॉर्ड रखना, ये सब चीज तो नियमित प्रैक्टिस में रखना चाहिए। मान लीजिए नहीं जा रहा है सामान आपके यहाँ से, तो भी क्या करिए, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रयुक्त सामग्री की भंडारण में वापसी की प्रक्रिया। अभी तो आपने ये बात किया इशू की, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 150 मैकेनिकल वाला 150 वेल्डिंग राड ले गया था। जब 150 वेल्डिंग राड ले गया था तो उसको 50 रिटर्न किया, तो 50 कैसे करेगा, वो भी एक तरीके से करेगा। तो लिखा है ना, यह मार्गदर्शिका स्टोर में अप्रयुक्त सामग्रियों को वापस करने का चरण दर चरण प्रक्रिया प्रदान करती है, ठीक है। तो कैसे, एलिजिबिलिटी, वापसी के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, सामग्री अप्रयुक्त और अपनी मूल पैकेजिंग में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवा लेते हैं, तो वहाँ लिखा रहता है कि दवा का पत्ता तभी वापस होगा जब पूरी पत्ता में 10 गोली होगी, ठीक। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, कहीं कहीं चलो कोई बात नहीं, हाँ, दवा महंगी है, लोग, डॉक्टर साहब ने सोचा कि यार लोग गरीब हैं तो उनकी अगर एक टेबलेट भी है तब भी वो वापस किया जाए। अब कुछ ऐसी दवाएं हैं जो खुल जाती है, जैसे सिरप वगैरह, वो वापस नहीं होंगी। तो यानी कि उन्हीं की बात कर रहा है, सामग्री अप्रयुक्त और अपनी मूल पैकेजिंग में होनी चाहिए। स्टोर की नीति के अनुसार वापसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर की जानी चाहिए। अब ले गए हैं, पता चला एक्सपायरी डेट उसकी निकल गई, तो अब आप वापस करने आ रहे हैं तो ये गलत है, तो वो वापस नहीं। वापसी का समय और रसीद चालान भी प्रस्तुत करता होगा। जाहिर सी बात है, जब दवा आप वापस करेंगे तो जो हमारे यहाँ का दवा है यही तो बताएगा रसीद, ठीक है। वापसी प्रक्रिया कैसे कैसे है, स्टोर पे जाएं, सत्यापन करें, यानी कि जो पर्ची है ना, जो आपने रिसीविंग के टाइम पे, इशू के टाइम पे लिया था, वो दिखाएं, तब स्वीकृति होगी, रिफंड होगा, ठीक है। क्षतिग्रस्त या उपयोग की गई सामग्री आमतौर पर वापसी के पात्र नहीं होती, ठीक है। स्टोर की नीति के आधार पर कुछ वस्तुएं गैर वापसी योग्य हो सकती हैं, जैसे कि खराब होने वाली वस्तु, यानी कि जैसे सिरप है वो नहीं हो सकती है। किसी भी अपवाद या शर्तों को हमेशा स्टोर में विशिष्ट नीति की जांच करनी चाहिए। मतलब यार कोई चीज अगर अपवाद के रूप में है तो वो स्टोर जो है अपना लिख दे, ठीक है, कि ऐसी कंडीशन में हम नहीं रखेंगे, तो कम से कम ये है कि सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। संपर्क जानकारी, वापसी प्रक्रिया में संबंधित किसी भी प्रश्न या अतिरिक्त सहायता के लिए कृपया स्टोर के ग्राहक सेवा से संपर्क करके, यानी अगर अगर और कोई कांटेक्ट होता है ना, तो यानी स्टोर का एक सेवा केंद्र होता है, यानी मेडिकल स्टोर का भी जैसे होता नहीं है कि आप गए सामान वापस करने, या मेडिकल स्टोर पे गए आप दवा वापस करने, तो वो दवा वापस जैसे कर रहे हैं तो वहाँ का जो कर्मचारी है, मान लीजिए 4-5 कर्मचारी हैं, तो वो नहीं वापस कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हो कि आपका दवा जो हो वापस हो जाए, तो आप क्या करोगे, फिर चलिए उससे बड़े कर्मचारी से, उससे बड़े, तो सबसे बड़े कर्मचारी के पास गए, आप अपनी बात बताए, तो वहाँ वो समझ गया आपकी बात, तो फिर वो दवा वापस हो गया। तो इस तरीके से है, ठीक है। सामग्री स्थानांतरण प्रक्रिया, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की, कैसे हम ले जाएंगे,
तो सामग्री स्थानांतरण क्या है, विनिर्माण और लॉजिस्टिक में एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कच्चे माल, घटक या तैयार उत्पादकों को एक स्थान से दूसरे स्थान सकुशलता से पहुंचाया जाए और सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाए। ठीक है, यह मार्गदर्शिका सामग्री स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल आवश्यक चरणों को रेखांकित करती है। ठीक है, यानी कोई इंडस्ट्री है तो वहां पे रॉ मटेरियल आएगा, यहाँ से प्रोडक्ट जाएगा। अब प्रोडक्ट जाएगा और रॉ मटेरियल कैसे आएगा, यहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा, प्रोडक्ट यहाँ तक कंज्यूमर तक जा रहा है, तो ये कैसे जाएगा, रिटेलर के माध्यम से कैसे जाएगा, ये सब चीजें क्या होती है, सामग्री स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, स्थानांतरण की योजना बनाना। ठीक है, स्थानांतरण की योजना बनाने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए प्रोडक्ट है, जैसे आपकी इंडस्ट्री है, ब्रेड की इंडस्ट्री है, तो ब्रेड की इंडस्ट्री है तो अब आप उसको जो है गांव-गांव, शहर तक पहुंचाना है, तो आप उसके पहुंचाने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसी जगह जहां आप पहले पहुंचाएंगे जहां ज़रूरत ज़्यादा है, तो ये सब आप एक अपने दिमाग में और पेपर वर्क पे प्लानिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानांतरण के तरीके का तरीके का चयन, यानी कि मान लीजिए कई रास्ता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस रास्ते जाएंगे, इस रास्ते जाएंगे, प्लस आप डीजल गाड़ी से जाएंगे, पेट्रोल गाड़ी से जाएंगे कि बैलगाड़ी से जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपके, या ट्रेन से लेके जाएंगे, तो ये सब आपके ऊपर है, तो ये उसके तरीके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामग्री तैयार करना, यानी कि अगर ये सब हो गया तो आप उसको पैकेट में रखेंगे, पैकेट में रख करके, अब कोई ऐसा कीमती सामान है तो उसको कई पैकेटों में रख करके सीसीटीवी कैमरा के साथ लेके चलेंगे। बहुत नाजुक चीज़ें हैं तो ऐसे गद्देदार चीज सरफेस उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि फूटे ना, जैसे चूड़ी वगैरह जो आती है ना, तो वो क्या है, गद्देदार में भर के आती है। ठीक है, मतलब उसमें जो सॉफ्ट मटेरियल है उसके ऊपर रख के आती ताकि ये खराब ना हो। ठीक है, आप देखिए जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, ठीक है, तो उन अगर मान लीजिए कोई ऐसा नाजुक सामान होता है तो थर्माकोल में भर के देते हैं ताकि ये कहीं ना कहीं उस पर कोई जर्क ना लगे। ठीक है, तो ये सब चलिए, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, स्थानांतरण का निष्पादन, यानी कि ठीक है पैकेजिंग कर दिया, अब पैकेजिंग करने लाद दिया और वो जा रहा है, तो यानी निष्पादन कर रहा है। अब वहाँ पहुँच गया तो वहाँ जाइए, वहाँ वहाँ उसको प्राप्ति कराइए, यानी वहाँ से रसीद करिए, रसीद बनवाइए कि हाँ हमने इसको दे दिया, प्लस एक बार निरीक्षण कर लीजिए कि वाकई में पूरा हमारे हम जो जितना लेके चले थे कहीं बीच में चोरी तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो निरीक्षण कर लीजिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन है। अब फिर रिटर्न जब आएंगे ना तो आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अगर मान लीजिए बाई द वे कोई चीज़ चोरी हो गई तो उस पर सुरक्षा का विचार करिए। ठीक है, समझ में आए? सामग्री संक्षिप्त प्रक्रिया, मटेरियल एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग का मतलब ये होता है निकालना। ठीक है, निकालने का इन सेंस के मतलब अपने यहाँ से बेचने की बात कर रहा है या फिर वहाँ से जो स्क्रैप टाइप मटेरियल है उसको कैसे निकालने के, दोनों की बात कर रहा है। तो लिखा नहीं है सामग्री समीकरण एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग एक बड़े दस्तावेज या स्रोत से जानकारी में संक्षिप्त प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं और सार को पकड़ना होता है, जबकि अनावश्यक विवरणों को छोड़ देना होता है। ठीक है, समझ में? मतलब क्या है कि अगर किसी ने कहा कि हमको ऐसा 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 इस तरीके का ब्रेड चाहिए, ठीक है, तो उसकी बातें सुन लीजिए, यानी वहां से आप छांट रहे हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपके बस में नहीं है तो उसको हटा दो, यानी कि ये सब एब्स्ट्रैक्टिंग के वो है। इसमें एब्स्ट्रैक्टिंग का चरण क्या है, पहला उद्देश्य को पहचानिए। ठीक है, भाई उसको ब्रेड चाहिए। दूसरा, सामग्री समीकरण का उद्देश्य समझें, यह तय करें कि सार शोध पत्र रिपोर्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिए है कि नहीं है, ये सब समझिए। इसमें स्टेज स्रोत पढ़ें, कहाँ से लेना है। ठीक है, मुख्य बिंदुओं को चिन्हित करें,
सार का मसौदा तरह यानी ड्राफ्टिंग बनाए, ठीक है। नेक्स्ट समीक्षा और संपादित करें। नेक्स्ट साथ मेल खाता है, मतलब सॉरी अंतिम सार तैयार करें कि कैसे कैसे वहां जाएगा। प्रभावी सारणीकरण के लिए सुझाव, ठीक है, यानी कि जो भी ड्राफ्ट आप बना रहे हैं कैसे जाएगा मटेरियल, कैसे एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसका किस तरीके से होगा, तो ये चीजें हैं संक्षेप में दिया हुआ है, ठीक है। समझे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए, आम गलतियों जिन्हें टालना नहीं चाहिए, ठीक है भाई, अधिक विवरण शामिल नहीं करना चाहिए, ध्यान की कमी हो, अगर ऐसा दिक्कत है, उद्देश्य की अनदेखी ना करें, खराब भाषा की गुणवत्ता, ठीक है, तो उसी तरीके से सार का उदाहरण, ठीक है, शोध पत्र का सार, रिपोर्ट सार, ये दोनों चीज होना चाहिए, ठीक है। अब आता है भंडार प्रबंधन का परिचय परिचय स्टोर मैनेजमेंट। अब ऐसा लगेगा ना ये जो टॉपिक है ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक तरीके से स्टोर मैनेजमेंट है। चलिए, स्टोर प्रबंधन, एक स्टोर दिन प्रतिदिन के संचालन का देख रेख शामिल होता है, ठीक है, ताकि यह सुचारू रूप से चले, ठीक है। हाँ, स्टोर प्रबंधन में इसमें इन्वेंट्री का प्रबंधन, ग्राहक सेवा का संचालन और स्टोर का वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करना होता है। समझ में आया? तो देखिए, आप आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टोर मैनेजमेंट, अभी तक हम बार बार यही कह रहे थे कि दोनों एक ही चीज़ है, अब थोड़ा सा अलग कर देते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो आदमी स्टोर में बैठा है, ठीक है, वो किस हिसाब से सामान को व्यवस्थित रखा है, वही हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। स्टोर मैनेजमेंट सामान के साथ साथ वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, प्लस वहाँ का जो दस्तावेजीकरण है, प्लस वहाँ पे जो साफ सफाई का ध्यान रखने वाले लोग, अगर इन सबको पूरा लेके चलेंगे ना, तो ये क्या हो गया, स्टोर मैनेजमेंट। समझ में? तो यानी कि अगर इसको हम शॉर्ट में लिख दें, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टोर मैनेजमेंट, ये क्या करेगा, केवल परफेक्ट परफेक्ट एलोकेशन ऑफ इन्वेंट्री यानी मटेरियल। बस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो सामान कहाँ पे रखाएगा वो उसका ध्यान रखना। स्टोर मैनेजमेंट, इसको अच्छा बनाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं, ठीक है, इसको अच्छा बनाने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अच्छा बनाने के लिए जो भी हेल्पफुल लोग हैं या हेल्पफुल चीज़ें हैं, उसको इस हिसाब से हम मैनेज करें कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये दिमाग में डाल दीजिए। चलिए, समझ में आया? मुख्य जिम्मेदारियां क्या है, इन्वेंट्री प्रबंधन, ग्राहकों की सेवा, स्टाफ का प्रबंधन। देखिए कितना बढ़िया से, जबकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बता ही दिया है। चलिए, वित्तीय का प्रबंधन, स्टोर मैनेजमेंट, स्टोर लेआउट और डिजाइन। स्टोर मैनेजमेंट यही तो करता है, कितना बड़ा स्टोर है और उसमें कितने खाने बनाने हैं, कितने डब्बे बनाने हैं, कितना फ्रीज रखना है, तो इसका लेआउट हो गया। इन्वेंट्री तकनीकी कौन सा, एबीसी एनालिसिस अपना रहा कि जेआईटी अपना रहा कि ईओक्यू हो, ये बता दिया ऑलरेडी हमने, ठीक है। ग्राहक संबंध प्रबंधन, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। देखिए होता क्या है ना, बैंक जो होती है ना, जो बैंक होती है, एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गई, बहुत सारी बैंक हो गई, तो बैंक में इतने लोग आते जाते हैं ना, और लोग क्या है, एक तरीके से वो भी एक तरीके से इन्वेंट्री है, प्लस वहाँ इतने कम कम कंप्यूटर है, प्लस कम स्टाफ, तो लोग क्या करते हैं, एक ग्राहक सेवा केंद्र खोल लेते हैं। वो ग्राहक सेवा अपने बैंक के इर्द गिर्द ही खोलते हैं, ताकि आम जानकारी या छोटा मोटा काम वहाँ पे हो सके।
देखो जाओगे ग्राहक सेवा केंद्र पे ना, तो 3-4-5 हज़ार रुपये का लिमिट रहता है कि आप उतना पैसा आप वहाँ से निकाल सकते हो, और उससे अधिक नहीं निकाल सकते हो। तो ऐसे कुछ बना दिया जाए ग्राहक संबंध प्रबंधन। स्टोर प्रबंधन में चुनौतियाँ क्या हो जाती है, प्लस चुनौतियाँ क्या कहते हैं, इन्वेंट्री सिकुड़न, यानी कि पता है हर साल जो है आप 10 किलो कोई मटेरियल मंगा रहे थे, ठीक है, अब हो गया रहा 9 किलो खत्म हो जा रहा, पता चल रहा वो एक तरीके से 1 किलो जो है फ्रीज होते जा रहा है, ठीक है, आप उसका यूज भी नहीं कर पा रहे हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा, यानी कि इन्वेंट्री सिकुड़न हो जा रही। बुलंदी ग्राहक प्राथमिकताएं, अब ये हो रहा है कि मान लीजिए बेंच जो है सभी डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैनेजमेंट, ठीक है, कोई भी हो, या कुर्सी जो हुई, ठीक है। तो अब क्या है कि आप पता चल रहा आप ध्यान दे रहे हैं सिविल वालों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप प्राथमिकताएं जो है उसको थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी। स्टाफ टर्नओवर, बार बार किसी एक पर्टिकुलर स्टाफ का ही ध्यान रख रहे हैं, तो ये दिक्कत है, ठीक है। अब आता है भंडार प्रबंधन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव स्टोर मैनेजमेंट, ठीक है। अरे भाई पहला क्या है, पहले तो इन्वेंट्री कंट्रोल ही तो काम करिए, दूसरा कस्टमर सर्विस, यानी जो लेने आए सामान उनका भी ध्यान रखिए, प्लस विक्रय अधिकतम कर, यानी मैक्सिमाइजेशन, यानी कि आप अपने यहाँ से कोशिश करिए सामान आपके यहाँ ज़्यादा ज़्यादा न रहे, ठीक है। कास्ट मैनेजमेंट, अच्छा रहे भी तो इस तरीके से समायोजित करिए कि उसकी कास्ट कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफ मैनेजमेंट, अगर मान लीजिए वहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए 5 स्टाफ हैं, कुछ साफ सफाई के लिए, कुछ दस्तावेज के लिए हैं, कुछ क्या कर रहे हैं कि सामान का व्यवस्थीकरण कर रहे हैं, तो उनका प्रबंधन करिए। स्टोर लेआउट और दृश्य विपणन, ठीक है, स्टोर का लेआउट किस तरीके से रहेगा, ये सब स्टोर मैनेजमेंट का ही काम है। अनुपालन और सुरक्षा, कंप्लायंस और सेफ्टी भी ध्यान रखना है, वित्तीय रिपोर्ट भी ध्यान रखना है, तो ये सब स्टोर मैनेजमेंट के तरीके। अब आता है भंडार प्रबंधक के कार्य, फिर वही चीज आ गया, क्या है स्टोर प्रबंधन का परिचय वही आ गया, मुख्य जिम्मेदारी क्या, स्टाफ प्रबंधन, इन्वेंट्री, और यही चीज हो गया, तो ऐसा लगेगा कि ये सब रिपीटेड है। अच्छा मान लीजिए कोई कई एम्प्लॉय आ गए आपके स्टोर में, और वो जा पढ़े तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, उनके पास डिग्री तो है, लेकिन काम करने का तजुर्बा नहीं है, तो उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, स्किल रिक्वायर्ड करिए, तो स्किल का नेतृत्व, संचार, ये सब चीज़ें हैं उसको दें। नेक्स्ट है दैनिक गतिविधियाँ, भाई दैनिक गतिविधियाँ वो स्टोर मैनेजमेंट का ही काम। खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, कैसे खुलेगा कैसे, क्रैश प्रबंधन, बिक्री रिपोर्ट, स्टाफ शेड्यूलिंग, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट ग्राहक संपर्क तो बताया था, तो वित्तीय प्रबंधन जो बताया ही था, ठीक है। प्लस अपने आप स्टाफ का इस तरीके से, मान लीजिए कोई ऐसा 1000 टाइप का ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो वहाँ पे ऐसा है जो स्टाफ उस मान लीजिए बहुत वजन वाला है, तो आप किसी दुबले पतले व्यक्ति को न भेज दीजिए कि उसको सामान को इधर उधर, उसको खतरा महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विपणन और बिक्री, विपणन और बिक्री कितना है, विपणन और बिक्री, ठीक है। ये क्या है कि अब ये कुछ अलग चीजें हैं, ये स्टोर मैनेजमेंट से ही को रिलेट कर सकते हैं, या स्टोर मैनेजमेंट से थोड़ा हट करके को रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल सी बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारा सेल होना है, ठीक है। मान लीजिए स्टोर मैनेजमेंट ऐसा तो है थोड़ी है कि कोई ऐसा सामान रखेगा जो केवल प्रोसेसिंग में ही सहायता है, अरे वो स्टोर मैनेजमेंट ये भी ध्यान रखेगा हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बन के जा रहा है वो उसको भी ध्यान रखेगा, तो उसको बेचना है तो भी स्टोर मैनेजमेंट का ही काम है। तो इसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।